गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजोगा पे। आज हम आपके लिए कोडिंग और कोडिंग की वीडियो 2 लाए हैं। हमने पिछले पार्ट में आपको जो है नंबर कोडिंग के बारे में, अल्फ़ाबेटिक कोडिंग के बारे में और डायरेक्ट कोडिंग के बारे में बताया था। जो आपके एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, वो आपके न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक कोडिंग से आते हैं। अब हम आपको 3 टाइप की और कोडिंग्स के बारे में बताएंगे, यानी कि हमारी सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग और फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग के बारे में बताने वाले हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्विकली सॉल्व करना है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कितने टाइप की कोडिंग होती है, हमने कहाँ पढ़ लिया था। हमने पहले लेटर नंबर कोडिंग पढ़ ली थी, जो कि मेन होती है हमारे जो एग्जाम में सारे मुश्किल डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो इसी में से आते हैं। जिसमें बेसिकली आपको जो अल्फ़ाबेट के अरेंजमेंट होते हैं उनको न्यूमेरिक मान के जो है कुछ सॉल्व करनी होती है, कि उनको नंबर्स मान के कुछ डिकोड कोडिंग करनी होती है। जैसे कि जो हमारी मिल्टी बेस पे जो कोडिंग्स होती हैं वो सब न्यूमेरिक और लेटर में होती है। जो भी हमारे स्पाइस एक दूसरे को कोड भेजते हैं वो इसी कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने डायरेक्ट कोडिंग की शुरुआत कर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि मतलब आपको ना कोई एक लेटर दिया जाएगा, है ना, कि आपको डायरेक्टली कुछ लेटर दिए जाएंगे, जैसे नंबर है और उसके नीचे कुछ नंबर लिख दिए जाएंगे। ठीक है। तो और आपसे बोला जाएगा कि इसके बेस पे अब आप दूसरे लेटर का हमें मीनिंग बताइए। जैसे कि इसके बेस पे हमें बोल दिया जाए कि नंब का बताइए क्या मतलब है, या फिर बियर का बताइए। ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, 18 आपने देख लिया कि जो 8 बी का मतलब 18 होता है, ए का मतलब 5 होता है। किसी भी फॉर्मूले से उन्होंने करा हो उससे मतलब नहीं है, इसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमारे ऊपर गिवन होता है। ठीक है। इसके बारे में हम और भी इसके कुछ एग्जांपल्स आज क्वेश्चन करने वाले हैं। उसमें अब आपको और क्लैरिटी आएगी कि इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है, डायरेक्ट कोडिंग वाले को कैसे समझना है कि डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें जैसे कि ये वाला एग्जांपल हमने ऐसे ही अपने मन से कुछ लिया है, तो इसमें 18, 5, 5 और 60 ये आंसर होगा हमारा। ऐसी बड़ी ही सिंपल से होते हैं डायरेक्ट कोडिंग वाले। तो फिर हमारे सब्स्टिट्यूशन कोडिंग होती है। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में क्या होता है कि मतलब आपको ना एक अजीब सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, लंबा सा दिखेगा पर आंसर बहुत ही छोटा सा होगा। क्या, जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा, मैं एक एग्जांपल के आपको लेता हूँ कि लॉयन इज माउस, माउस इज बर्ड, बर्ड इज पिकॉक, peacock is human, humans are fishes, then who is the national bird of India। समझिए ना। इसका जो कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको जब पढ़ाएंगे, जब आपको समझाते हैं एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे, क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ समझाने वाले हैं। फिर हमारे कंडीशनल कोडिंग्स होती हैं। कंडीशनल कोडिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं हमारे। वही तो, ये तो सबसे नंबर 1 कैटेगरी तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, पर फिर 4th नंबर पे हमारी कंडीशनल कोडिंग भी थोड़ी डिफिकल्ट होती है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपको ना एक टेबल दे दी जाएगी, जैसे कि हमने इसमें दी गई थी। ऐसे ही आपको ये इसमें जैसे हमें डायरेक्ट कोडिंग में दी गई थी, वैसे ही हमें जो है इस कंडीशनल कोडिंग में भी एक टेबल दी जाएगी। उसमें सिंबल्स का भी यूज़ किया जाएगा और हमारे न्यूमेरिक फॉर्म्स का भी यूज़ किया जाएगा, और फिर उसमें आपको कुछ कंडीशंस दी जाएंगी। कि जैसे कंडीशन कैसे दी जाएंगी कि अगर फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर जो है हमारा वोवल आ रहा है, तो फिर जो कोड लगेगा फर्स्ट और लास्ट में वो जो है वो जो है हमारे फर्स्ट लेटर वाला लगेगा। या फिर दूसरी दो 3 कंडीशन दी जाएंगी मिनिमम। और दूसरी कंडीशन जैसे आपको दे सकते हैं कि अगर फर्स्ट लेटर वोवल है और लास्ट लेटर जो है हमारा कांस्टेंट है, तो दोनों को एक्स एक्स लिख दो, दोनों का जो कोड वर्ड लिखोगे वो एक्स एक्स लिख दो। ऐसी 3 कंडीशन आपको दे दी जाएगी, उसके बेस पे आपको सॉल्व करनी है। ये कहती है कंडीशनल कोडिंग कहते हैं इन्हें। फिर फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग आती है। फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग इसमें क्या होता है कि आपको ना 4-5 सेंटेंस दे दिए जाएंगे, स्मॉल स्मॉल से बेसिक इंग्लिश के सेंटेंस, जैसे कि बॉय इज प्लेइंग। ठीक है। जैसे मान लो आपको दे दिया बॉय इज प्लेइंग, और बोल दिया बॉय इज प्लेइंग का मतलब है पानी चा। ठीक है। ऐसे ही आपको 3-4 सेंटेंस दे दिए जाएंगे और उनकी मदद से आपको फाइंड करना है कि बॉय, इन तीनों में से बॉय का क्या है। मतलब ये ना, अरे एक्चुअल में ये वाले 3 लेटर तो हैं, ऊपर भी 3 नीचे भी 3,
पर ये सेम ऑर्डर में नहीं है। मतलब प्लेइंग का मतलब हो सकता है पा हो, नी हो, चा हो, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब नी, चा या पा में से कुछ भी हो सकता है। ये जब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास बाकी के जो सेंटेंस होंगे उनमें से कॉमन कॉमन वर्ड ढूंढ के छाट छाट के करना होता है। वो मैं समझाऊंगा जब हम फिक्टिशियस लैंग्वेज की बात करेंगे। चलिए तो हम पहले ना कुछ कोडिंग को ही अपने कंप्लीट करते हैं, कुछ कोडिंग के और क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारी कंडीशनल कोडिंग का पहला क्वेश्चन आया। क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको दो वर्ड्स गिवन है, ठीक है, और उनके बताया हुआ है कि उनको ये कहते हैं, और जैसे सेफर को ये कहते हैं और राइट को ये कहते हैं। ऐसे कोडेड लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब बताओ कि फैक्ट्स का क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो लिखा हुआ है हमारा कोड है, इसमें जो है नंबर का भी यूज़ हो रहा है और सिंबल्स का भी यूज़ हो रहा है, दोनों का यूज़ हो रहा है। तो इसमें ना बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन होगा, ये हमारे न्यूमेरिक कोडिंग का क्वेश्चन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक कोडिंग के क्वेश्चन होते थे उनमें तो फिक्स होता था कि भाई क्या कहते हैं, जो नंबर्स का यूज़ करना है। अब जो ये सिंबल्स को थोड़ी बना सकते हो आप। अब जो अल्फ़ाबेटिक की सीरीज़ है उसको न्यूमेरिक फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकते हो कि ए को 1 कह दिया, बी को 2 कह दिया। ऐसे थोड़ी कि ऐसे कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है कि ए को @ कहेंगे, बी को हैशटैग कहेंगे। ऐसे तो आप कोई भी फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं ऐसे, क्योंकि इन सिंबल्स का कोई भी एक सीक्वेंस, कोई भी एक सीक्वेंशियल ऑर्डर या फिर सीक्वेंशियल टेबल हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। तो जब दोनों आ जाए, हमारे सिंबल्स आ जाए, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डायरेक्ट का क्वेश्चन है। फिर भी हम चेक ज़रूर करेंगे, कुछ भी बिना चेक करे बस अजम्पशन पे मान के नहीं करना है। कैसे चेक करेंगे? हमने मान लिया कि डायरेक्ट का है, तो जो भी इनमें कॉमन कॉमन से वर्ड्स हैं उनका सेम सिंबल या फिर सेम जो है नंबर होना चाहिए कोड में। जैसे कि इसमें सेफर और राइड, इसमें क्या है हमारा कॉमन? इसमें ई कॉमन है हमारा। तो देख लिया हमने हैशटैग हैशटैग, यानी कि ये वही क्वेश्चन है हमारे, ये डायरेक्ट का ही क्वेश्चन है। हमारा हमने जो अज्यूम किया है चीज़ वो सही बैठी है, ये वेरीफाई हो गया हमारा, ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है। अब रह क्या गया? अब जो भी है लिखते चली जाइए। एफ को 3 लिखना है, ई को @ लिखना है, डी को क्या लिखना है? डी को हम %, लिखेंगे और एस को 5 लिख दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। तो फिर सिंपल सा होता ही, मतलब कुछ होता ही नहीं, पता नहीं ये एग्जाम में देते ही क्यों है। आपके ये समझ लीजिए जो मुश्किल क्वेश्चंस थे वो तो वहीं से आएंगे आपके न्यूमेरिक कोडिंग से, पर थोड़ा आगे भी डिफिकल्ट आते हैं, कंडीशनल भी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, वो भी हम समझेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। कि देखिए दो फिर से वही सेम है। अब फिर से हम चेक करेंगे, पहले वेरीफाई करेंगे कि डायरेक्ट का क्वेश्चन है कि नहीं है। वैसे सिंबल आ गए हैं पर फिर भी चेक करिए। तो इसमें तो एक तो हमारा बास्केट और राइट में टी कॉमन है, और क्या कॉमन है? ई कॉमन है। पहले तो टी को देख ले, 1 1। ई का हमारा जो है ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल। और दूसरा क्या कॉमन है? और भी कुछ भी कॉमन नहीं है, पर चलो इससे ही हमें वेरीफाई हो जाता है कि ये हमारा डायरेक्ट का ही क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी इन्होंने तिगड़म नहीं लगाई है, कुछ भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने के लिए या बच्चों को एग्जाम में फंसाने के लिए कुछ सिस्टम नहीं करा गया है। वरना करने को तो कुछ भी सिस्टम कर सकते हैं। इतना ज़्यादा भरोसा मत रखिए कि वो सिंबल आ गया तो डायरेक्ट का मान लिया। आपको फंसाने के लिए, स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए ये जो कुछ सिंबल्स में ही पैटर्न्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम हमारा आंसर, ये क्वेश्चन ये है, इसको में उतार लेते हैं। अब तो बस उतारने का ही काम हो गया है। सॉल्व तो क्या करेंगे हम, आंसर तो नॉन क्वेश्चन में ही गिवन है, बस उतारना ही है हमें। के को क्या लिखना है? के जल्दी जल्दी से लिखिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहे हैं? इफ एनिमल विच कैन वॉक आर कॉल्ड स्विमर्स, एनिमल्स हु कैन crawl are called flyers, animals which lives in water are called snakes, those animals which can fly are called hunter, then what will be lizard called? ठीक है ना। तो मतलब ऐसे कुछ कॉडिंग दे दी है आपको कि जो एनिमल जो चल सकते हैं उनको स्विमर कह दो, मतलब ऐसी कोड लैंग्वेज में कुछ भी बोल दो, ठीक है। वॉक करने वाले को स्विमर कह दिया है इन्होंने। और कोड लैंग्वेज में ही जो क्रॉल करते हैं, क्रॉल यानी रेंगना, ठीक है, क्रॉल करने वालों को इन्होंने फ्लाइंग कह दिया है। और जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें स्नेक कह दिया है, ठीक है। हमसे पूछा लिजर्ड को क्या कहेंगे। अब लिजर्ड इन सब में से कौन सी चीज करता है? क्या वो वॉक करता है? लिजर्ड, लिजर्ड के पैर होते, लिजर्ड यानी छुपकली, यानी स्नेक, मतलब छुपकली हमारी,
या फिर कोमोडो ड्रैगन जो होता है, समझ रहे हो ना, कोमोडो लिजर्ड जो आपकी जो है दीवारों पे आप देखोगे छुपकली चुपकी रहती है, उसको लिजर्ड कहते हैं। तो क्या लिजर्ड पानी में स्विम करती है? क्या आपकी छुपकली पानी में स्विम करती है? नहीं। क्या वो वॉक करती है? नहीं। क्या वो फ्लाई करती है? नहीं। वो क्या करती है? वो क्रॉल करती है, वो रेंगती है। जितने भी हमारे एम्फीबियंस, जितने भी हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, वो सब के सब क्रॉल करते हैं, चाहे वो स्नेक हो, हमारा लिजर्ड हो, या कोमोडो ड्रैगन हो, जितने भी हैं ये सब के सब क्रॉल करते हैं। तो इसका आंसर आएगा, वो क्रॉल करता है, और क्रॉल को हम बोल रहे हैं फ्लाइंग, तो इसका आंसर फ्लाइंग होगा। इसमें लिखा है एनिमल हु क्रॉल आर कॉल्ड फ्लाइंग, तो इसका आंसर फ्लाइंग होगा। चलिए अब हम अगला देखते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन आया, ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। इसमें जो है हमें एक टेबल गिवन है, टेबल में जो हमें बताया हुआ है कि ये लेटर्स हैं, कुछ लेटर्स गिवन है और उनके सिंबल्स या नंबर्स बताए हुए हैं कि इन लेटर्स को इस सिंबल से या फिर इस नंबर से कोड करना है, आपको कोडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पर इसके इतना सिंपल भी नहीं है। अगर सिर्फ इतनी सी बात होती तो हम डायरेक्ट का वो हो जाता है, ये डायरेक्ट कंडीशन का क्वेश्चन, डायरेक्ट हमारे कोडिंग का क्वेश्चन हो जाता। पर इसमें कुछ कंडीशंस भी गिवन है, कैसे इस टेबल का यूज करना है, उसके लिए हमें 4 कंडीशंस गिवन है। इन कंडीशंस के कारण ये कंडीशनल क्वेश्चन बन जाते हैं, कंडीशनल कोडिंग का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको लिए क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको जितनी भी कंडीशंस गिवन है उनको अपने रफ पेज पे, अपने जो है रफ कॉलम में कहीं पर भी लिख लेना है, अपने कोडेड फॉर्म में, अपने मतलब सिंपल से सिंपल सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देना है उसको। जैसे कि हम उसमें करते थे ना अपने जो है अरेंजमेंट वाले क्वेश्चनों में, भले ही लीनियर हो या फिर सर्कुलर हो, उसमें भी हम जो है सारे के सारे क्वेश्चन को बस एक बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सिर्फ एक बार पढ़ना है और सिंबॉलिक फॉर्म में छोटे से में लिख देना है, ताकि बार बार ना पढ़ना पड़े। चलिए अब हम सबसे पहले का देखते हैं। इफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर ऑड नंबर देन कॉड टू बी इंटरचेंज। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अगर पहला ऑड नंबर है, डैश डैश डैश, फिर आखिरी ऑड नंबर है, तो एक और जो है पहला ऑड वन है, ऑड टू है, तो उनको इंटरचेंज कर देना है, यानी कि ऑड टू पहले आ जाएगा, डैश डैश डैश, ऑड वन बाद में हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी कंडीशन नंबर वन हो गई। समझिए ना मैं क्या किया, कि अगर पहला और आखिरी नंबर ऑड है, मान लीजिए पहला ऑड वन है, ऑड टू है, ऑड, ठीक है, तो इनका जो सिंबल है ऑड वन वाले का सिंबल वो आखिरी में चले जाएगा और टू वाले का सिंबल पहले चले जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे। ये हमने सिंबॉलिक वे में लिख दिया। दूसरा क्या है हमारा, इफ एन इवन नंबर इज इमीडिएटली फॉलोड एज वेल इमीडिएटली प्रीसीड बाय ए सिंबल देन इवन नंबर इज टू बी कोडेड एज जीरो। ठीक है, सिंपल। तो ये इवन नंबर जो है हमारा, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, दैट इज हमारा इवन नंबर से पहले सिंबल आ रहा है और इवन नंबर के बाद भी हमारा सिंबल आ रहा है, तो इसके बाद कुछ भी आ रहा है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें इवन नंबर को जीरो से कोड कर देना है ना। तो इसको लिखेंगे दैट इज एस जीरो एस दैट इज एस जीरो या ओ, यानी कि इवन नंबर का जो भी कोड होगा उसकी जगह हमें जीरो या फिर ओ लिख देना है। चलिए अब हम अगले आगे देखते हैं। तीसरा हमारा है, इफ थर्ड एलिमेंट इज अ सिंबल देन फर्स्ट इज टू बी कोडेड एज अ कोड ऑफ दैट सिंबल। यानी कि फर्स्ट में कुछ है हमारे, क्या कोई मतलब नहीं, सेकंड से कोई मतलब नहीं, थर्ड में अगर सिंबल आ रहा है तो फर्स्ट वाले को भी हम सिंबल मान लेंगे, फर्स्ट वाले को भी सेम सिंबल का कोड लगेगा, फर्स्ट वाले हमारे फर्स्ट एलिमेंट में भी सेम, फर्स्ट प्लेस में भी सेम सिंबल का एलिमेंट लगना है। और जो हमें इंटरचेंज अक्षर का इस्तेमाल नहीं किया, इसको ध्यान से देखना, हमें इंटरचेंज करने की, हमें बस ये बताया कि फर्स्ट वाले में इस सिंबल का कोड लगा देना, जो थर्ड में क्या लगाना है इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो हम क्या करेंगे, जो लगना था, जो नॉर्मल टेबुलर फॉर्म में लगना था वही लगा देंगे, अर्थात फर्स्ट और थर्ड में सेम सिंबल का कोड हम लगा के आ जाएंगे। अब आखिरी में क्या कहने वाला है, इफ सेकेंड लास्ट इज एन ऑड नंबर। सेकंड लास्ट की बात करिए, कचर कचर मतलब बीच में कितनी भी प्लेस भर दो, और आखिर में सेकंड लास्ट इज एन ऑड नंबर, ठीक है। ये और समझिए ना, ऑड जीरो में हमने ऑड डाल के ऑड का सिंबॉलिक वे में लिख लिया है।
if second last is an odd number, then code of that odd number is to be interchanged with the code of last number. तो बेसिकली हमें इसके से सेकंड लास्ट और लास्ट के बारे में जिक्र करा गया है और क्या कहा गया है कि अगर सेकंड लास्ट जो है ऑड नंबर है तो हमारा लास्ट वाले से इंटरचेंज कर देना है। इन लास्ट वाला हमारा कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए इसको एक्स वाई जेड लिख दीजिए, एक्स वाई जेड कि मतलब ये ऑड हो इवन हो कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे हम, तो इसका हमारा बन जाएगा आखिरी की दो प्लेस इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी आखिरी की प्लेस पे एक्स वाई जेड का सिंबल आ जाएगा, सेकेंड लास्ट में हमारा एक्स वाई जेड का सिंबल आ जाएगा और आखिरी में हमारा ऑड वाले का सिंबल आ जाएगा। इसको इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। ये तो सब हमने चारों कंडीशंस लिख दी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतनी धीरे धीरे लिखी है, आपको बता बता के लिखी है, पर आपको जल्दी से लिख लेनी है, इसमें टाइम खर्च नहीं करना। टाइम एग्जाम में जितना से जितना टाइम बचे उतना अच्छा है। जब भी केस स्टडी है समझ लो कि अब तो आपका टाइम बचने वाला है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपका टाइम बचेगा। इसमें अब जल्दी से आपने ये कंडीशंस लिख दी। अब सारे क्वेश्चंस को एक साथ अटेम्प्ट करना है। जैसे कि हमें 4 क्वेश्चन बेस्ड गिवन है, इन इस केस स्टडी पे बेस्ड ये 4 क्वेश्चन गिवन है, तो इन चारों को एक साथ अटेम्प्ट करना है। कैसे एक साथ अटेम्प्ट करेंगे इनको, कि ये देखेंगे कि पहली कंडीशन किस किस में अप्लाई हो रही है, उसका आंसर लिख दिया। दूसरी कंडीशन किस किस में अप्लाई हो रही है, वहाँ पे हमने चेंज लिया है। मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। अगर आप सबको एक साथ अप्लाई करेंगे तो जल्दी होगा आपका और एक्यूरेसी के साथ होगा, कुछ भी गलती नहीं होगी। तो हम देखते हैं, पहला और आखिरी जो है हमारा ऑड नंबर होना चाहिए, यानी कि जो है पहला, ये देखिए पहला और आखिरी ऑड नंबर। इसमें तो ऑड नंबर नहीं है, 4 आ गया, ये ऑड नंबर है, ठीक है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो सिर्फ ये वाली कंडीशन, इसमें कंडीशन 1 हमारी लग रही है। और क्या कह रहे हैं, इनका सिंबल इंटरचेंज करना है, 7 और 3 का सिंबल इंटरचेंज। सातों अब टेबल में देखिए, 7 और 3 का क्या सिंबल है, हमारा जो 3 का वाई है, 7 का जेड है, 3 का वाई और 7 का जेड, 7 का जेड 3 का वाई, ठीक है, लिख दिया, इंटरचेंज कर दिया ना, 7 वाला इधर लिख दिया जेड और 3 वाला इधर लिख दिया वाई। चलिए अब ये हमारी कंडीशन 1 फुलफिल हो गई, इसका यूज़ कर लिया, इसको काट के फेंक दीजिए। अब इवन नंबर है उसके दोनों तरफ अगर जो है एक सिंबल आ रहा हो, ठीक है, ये बोला हमें। तो अब देखिए इसमें इवन नंबर के दोनों तरफ हमारा सिंबल हो, इवन नंबर 2 का मल्टीपल, तो इसमें तो नहीं आ रहा। इसमें क्या दोनों तरफ, इसमें देखिए इसमें एक तरफ तो आ रहा है पर दूसरी तरफ नहीं आ रहा है, और यहाँ पर भी एक तरफ तो आ रहा है दूसरी तरफ नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, सिर्फ यहाँ पर यूज़ हो रहा है हमारा। ये वाली कंडीशन 2 सिर्फ यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि इवन नंबर के एक दोनों तरफ सिंबल, तो इवन नंबर को 0 लिख देना, ओ लिख देना है, और बाकी जो सिंबल का सिंबल है वो तो हम लिख उतार ही देंगे, जो टेबलेट से उतार देंगे, ठीक है। तो कंडीशन 2 भी हमारी फुलफिल हो गई। अब इसमें गिवन है थर्ड प्लेस की बात करिए, है ना। इसको आप अपने फॉर्म में भी लिखिए जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये मकसद है इसको रफ वर्ड को लिखने का कि जल्दी से आपकी नज़र में सारी इंफॉर्मेशन जल्दी से आ जाए। तो थर्ड पे सिंबल, थर्ड में सिंबल यहाँ पर है इस वाली कंडीशन में, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये सिर्फ इधर अप्लाई हो रही है। और क्या कह रही है कि फर्स्ट और थर्ड में दोनों में वो सिंबल का आना है, एट द रेट की जगह जी आना है। टेबल में देखिए एट द रेट की जगह जी आना है, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों प्लेस पे ही हम जी लिख देंगे, डन। अब ये वाली देखिए, अगर सेकंड लास्ट ऑड नंबर है तो ये अप्लाई होगी हमारा, सेकंड लास्ट ऑड नंबर है तो, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इसमें है हमारा ऑड नंबर, इसमें नहीं है, तो ये इधर ही अप्लाई हो रही है। क्या कह रहे हैं, आखिरी की इसे इंटरचेंज कर देना, 9 और 2 को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब 9 का देखिए 2 का देखिए, हमारे 9 का तो यू है और 2 का बी है, 9 का यू है 2 का बी है ना, पर इनको इंटरचेंज करना था हमें, ठीक है। 9 का यू है 2 का बी है, ठीक है, लिख दिया, बस हो गया क्वेश्चन। अब क्या है, अब तो बस जो टेबल में लिखा है वो उतार लीजिए, आपको क्वेश्चन तो हो चुका है। अब हम जल्दी से जो टेबल में लिखा है इसको उतार लेते हैं और आंसर चेक कर लेते हैं अपना।
ठीक है। तो ये हमने लिख लिए, चारों के हमने आंसर लिख दिए। पहले तो हमने एक एक करके सारे कोड लगा लिए थे कि एक पहला जो हमारी कंडीशन है वो किस में अप्लाई हो रही है वहाँ पे लिख दिया, दूसरी किस में अप्लाई हो रही है लिख दिया, तीसरी चौथी। उसके बाद हमें बस उतारना ही था, टेबल से उतार दिया है। तो अब देखते हैं हमारा आंसर क्या है। पहले का हम अगर चेक करें तो पहले का डी आया हमारा, ठीक है। इसको चेक करिए ना, GZGXVW, ठीक है, जी हमारा पहले का डी आया है। अब अगर हम दूसरे का देखें, YAJG, है ना, तो हमारा बी आया है, ठीक है, दूसरे का बी आंसर आया है हमारा। अब अगर हम तीसरे को देखें, WAP, तो ई आया है, हाँ। तो तीसरे का आंसर हमारा ई आया है। अब चौथे को देखें अगर हम, सी आया है, ठीक है। तो चौथे का हमारा आंसर सी आया है। ऐसे ही हमारे 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना, कोई गलती के चांसेस भी नहीं है। बस सिस्टमेटिक वे में करिए, पहले इन्फॉर्मेशन लिख, कंडीशंस लिखिए, उसके बाद कंडीशन को फिल करिए, फिर बाद में डायरेक्टली जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपके कोड गिवन है वो फिल कर दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अब एक और लंबा सा क्वेश्चन आया, जिसमें लंबे से लंबे क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे, भले वो कंडीशनल हो या फिर फिक्टिशियस हो, इन दोनों में हमारे काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, जो हमने ना एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बोला था, जो है जिसका आंसर हमारा आया था, लिजर्ट इज क्रॉलिंग को कहते हैं फ्लाइंग, वो वाला क्वेश्चन था ना, वो हमारा सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं, हम सब्सटीट्यूशन का एक वही क्वेश्चन करवा देंगे। चलो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं अपना फिक्टिशियस लैंग्वेज का। इसमें क्या है कि हमें जो है एक दो तीन चार, ये चार सेंटेंस गिवन है, और इनके नीचे जो हमें कोड गिवन है कि प्लॉट फॉर ऑल पर्सन्स को ये बोलते हैं, फाइंड द हिडन प्लॉट को ये बोलते हैं, ट्राई एंड फाइंड आउट को ये बोलते हैं, फॉर द लॉकआउट के लिए, ये बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही आपको लिख देना है, जो भी सेंटेंस है उसके नीचे कोड को ऐसे ही अंडरलाइन, जैसे मैंने आपको ऑर्गेनाइज वे में लिखा है ऐसे ही आपको लिख देना है। उसके बाद अब मैं समझाता हूँ इनको सॉल्व कैसे करना है आपको। देखिए, अब सबसे पहले ना आपको एक एक शब्द का मीनिंग निकालना है। जिससे पहले कि हम वो कंडीशंस समझें, कंडीशंस को पढ़ें, सबसे पहले हम यहाँ यहीं पर इसको सॉल्व कर देंगे, एक एक का मतलब निकालते हैं। अब इसको एक एक का अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या निकालना है, प्लॉट के नीचे FN लिखा है, फॉर के नीचे फॉर लिखा है, तो यही मतलब नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये ना बड़े ही जंबल वे में होंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे प्लॉट को FN लिखा है, यहाँ नू लिखा है ना। दो तो अक्षर हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जंबल वे में है कि इन चारों में से कोई एक प्लॉट है, इन चारों में से कोई एक ऑल है, इन चारों में से कोई एक पर्सन है, वो हमें फाइंड करना है। और वो कैसे फाइंड करना है, वो मैचिंग से फाइंड होगा। कि देखिए प्लॉट, इसमें इस सेंटेंस में प्लॉट का यूज किया गया है। अब देख लीजिए बाकी तीन में किसमें प्लॉट का यूज किया गया है, प्लॉट वर्ड का यूज किया गया है। तो आप देखेंगे हमारे दूसरे में इधर हो जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे दूसरे क्वेश्चन सेंटेंस में प्लॉट का यूज किया है, दोनों में प्लॉट का यूज किया गया है ना। तो अब देखिए सिर्फ प्लॉट का ही यूज है, और तो कोई कॉमन वर्ड नहीं है दोनों सेंटेंस में, ठीक है। तो यानी कोडेड वे में भी सिर्फ एक ही हमारा कॉमन वर्ड आना चाहिए। अब मैच करके देख लीजिए कौन सा कॉमन है, इसको और इसको मैच करेंगे अगर हम, तो DL DL, ये DL DL कॉमन आ रहा है, यानी प्लॉट का मतलब DL। अब जो जो आपको मिलते जाए उसको लिखते जाइए, और बाकी क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। ये इसको छोटे में जल्दी से अपनी तरीके से इसको लिख लीजिए। ये प्लॉट हो गया। अब ना इसको काटते भी चले जाइए, हमारा यहाँ पे प्लॉट हो गया, ये बाद में तंग ना करे हमें। ओहो, DL DL DL, तो ये हमारा DL हो गया। अब देखते हैं, अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है ये देखिए। ठीक है, प्लॉट तो हो गया हमारा, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है हमारा, ठीक है। कोई नहीं, इन दोनों में देख लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, इन दोनों में आउट और आउट कॉमन है, और सिर्फ आउट और आउट ही कॉमन है। तो अब देख लीजिए क्या आंसर होगा हमारा, MP MP भी कॉमन है,
तो एम पी आउट हो गया, इधर लिख लीजिए। ठीक है, आउट मतलब एम पी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो है इस फॉर इसमें है और इसमें है, इन दोनों में सिर्फ फॉर कॉमन है, तो इन दोनों को देखिए, इसमें एफ एन और एफ एन दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब वो देखिए ऐसे ही गोला करते चले जाइए, लिखिए और गोला करते चले जाइए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एकदम नीट एंड क्लीन करना है, कुछ भी काटना नहीं है, कुछ भी जो है गुचर मुचर नहीं करनी है एग्जाम में। अब फोर हो गया हमारा, तो डा को देखिए, डा इन दोनों में डा कॉमन है और सिर्फ डा ही कॉमन है। ये बात भी जरूर देखिए, सिर्फ डा ही कॉमन है, ये नहीं दो वर्ड कॉमन हो गए, सिर्फ इन दोनों में डा ही कॉमन है। तो इसमें डा, इसमें डा। अब देखिए रू और नू और नू कॉमन है, यानी कि डा हो गया हमारा नू। ठीक है, डा हो गया नू। अब देखें हमारा क्या बच गया, इसमें लॉक बच गया। अब लॉक का तो हम बता नहीं सकते कुछ भी, ये बच गई इसमें, लॉक बच गया ना, और शब्द हमारा पौध भी एक ही बचा, तो ये लॉक हो गया हमारा रू। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बच गई हैं हमारी। एंड कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा हमें, आउट हो गया हमारा। ट्राई, ट्राई भी हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है हमारा। ऑल जगह ऑल भी नहीं दिख रहा है। द हो गया है, प्लॉट हो गया, पर्सन। अच्छा, अब इसमें देखेंगे, अगर हम फॉर हो गया, प्लॉट हो गया, ऑल और पर्सन्स बची हमारा। ऑल और पर्सन्स कहीं नहीं है। हाँ, अब ये देखिए, इसको, इस सेंटेंस को देखिए, इसमें दो अक्षर बचे हैं बस हमारे, ऑल बचा है और पर्सन्स बचा है, और यहाँ पर भी दो बच्चे हैं, है ना। दो हमारे जो नॉर्मल सेंटेंस में बचे हैं, दो पॉड में बचे हैं, तो इसको लिख लीजिए ऐसे ही। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख लिया है कि ऑल और पर्सन्स, बो या वो में से कोई एक होगा, कौन होगा हमें नहीं पता, हमें बस हम जो गिवन थी इन्फॉर्मेशन वो लिख दी है हमने अभी के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखें डा और हिडन, दोनों ही हमें नहीं पता है। इसलिए डा इसमें भी है, इसमें भी डा का तो हमें पता था, हिडन भी पता है। फाइंड नहीं, अच्छा इसमें और इसमें फाइंड कॉमन है, तो चलिए फाइंड भी देख लीजिए। इसमें गा, गा और गा, तो गा को मार्क कर दीजिए, हमारा फाइंड हो गया गा। अब इसमें एक ही अक्षर बचा, तो ये हिडन होगा हमारा। हिडन क्या हो गया हमारा, ईटी हो गया हिडन। और इसमें दो अक्षर बच गए हमारे, कौन से बच गए हैं, बच गए हमारे, ट्राई बच गया है एक तो, और आउट, आउट हो गया था हमारा, फाइंड भी हो गया हमारा, एंड। ट्राई और एंड बचा है, तो फिर चलिए ये भी लिख लीजिए। ट्राई और एंड जो है, दो हमारे वर्ड्स हैं, दो एक और बचे हैं, एफ एन वाई सी और हमारा जेड एच। ठीक है, तो यही हमारी जो है एकदम, हमने पूरा लिख दिया, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी हमने सब कुछ लिख दी है। अब जो है क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर हमारा क्वेश्चन हो चुका है, अब तो बस स्टेटमेंट पढ़नी है और आंसर बता देना है। तो क्या कह रही है स्टेटमेंट, कि इफ ट्राई द की इज कोडेड एज न्यू का सीवाय, ट्राई द की को इसने ऐसे लिखा है। ठीक है, तो फिर पूछता है, देखें क्या लिखा है इसने ट्राई द की को। इसको तो पहले ना मार्क कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, पूरी जगह की हमारे पास कमी है। तो हमें इसी एरिया में सॉल्व करना है। तो ट्राई द की को कैसे लिखा है इसने, नू लिखा है, का लिखा है, सी वाई लिखा है, और हमसे पूछा क्या है, इन द गिवन कोड देन हाउ विल की एंड लॉक बी कोडेड। ठीक है, इसमें से डा का तो हमें पता ही है, डा मतलब
जो है नू होगा, तो नू को काट दीजिए, समझिए ना, और डा को भी काट दीजिए, क्योंकि हमें ये पता है, हमने इसमें से डिराइव कर लिया था अपना, डा का मतलब नू होता है, तो हमने डा और नू को काट दिया। अब हमें पता है ट्राई और की में से एक ये ट्राई है, एक की है, तो देखिए इसमें से हमारे पास ट्राई में गिवन है इन दोनों में से कोई एक होना था। अब इन्होंने हमें बता दिया ट्राई का मतलब एफ सी है, ठीक है, तो इसको ऊपर ही लिख देते हैं, ट्राई मतलब हमारा वाई सी हो गया। वाई सी या जेड एच में से कोई एक होना था, हमने निकाला था ना, ट्राई एंड जो है वाई सी और जेड एच में से कोई एक होगा। अब हमें इसमें जो है जेड एच तो ऑप्शन ही नहीं गिवन, वाई सी गिवन है, तो ट्राई का हमने वाई सी लिख दिया। अब एक बचा, वो हमारा की हो गया। चलो, इसमें से तीनों को हमने एनालाइज कर लिया गिवन इन्फॉर्मेशन को। अब ये जो गिवन है, इसको देखिए, ठीक है, इसमें की का तो हमने निकाल लिया था, अभी की का होगा, एंड का क्या होगा हमारे, एंड का देखें तो देखिए, अब एंड का इसमें देखिए, जब एंड का जब ट्राई का एफ सी है, तो एंड का तो जेड एच ही बचा ना, तो जेड एच लिख दीजिए एंड का, समझिए ना। हमने पता निकाल लिया था इसकी इंफॉर्मेशन से कि जो हमारा ट्राई एफ सी है, तो एंड हमारा जेड एच हो गया। और लॉक का क्या होगा, लॉक का तो हमारे पास गिवन नहीं था, लॉक का रू होगा। इसका आंसर हो गया का जेड एच रू, जो कि ऑप्शन में हमारा अवेलेबल भी है, इसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम अगला देखते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, अगले में क्या गिवन है हमें, कि इफ गिवन लैंग्वेज, इफ इन ए गिवन लैंग्वेज व्हाट डज एस डब्ल्यू स्टैंड फॉर, एस डब्ल्यू का क्या मतलब होगा हमारी, तो इसमें एस डब्ल्यू ये है, इसका क्या मतलब है, आइदर ऑल या फिर पर्सन, ये हमने निकाल लिया था पहले ही, तो लिख दीजिए आइदर ऑल या फिर पर्सन, जो ऑप्शन गिवन है हमारा वो टिक करके आ जाएंगे। फिर तीसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट द कोड फॉर फाइंड फ्रेंड इन गिवन कोड। ठीक है, तो फाइंड फ्रेंड का हमें निकालना है फाइंड फ्रेंड, तो अब ना इसमें क्या करना है ना, इसमें थोड़ी ट्रिक लगानी है आपको। ठीक है, हमें ना फाइंड का पता है, फाइंड द कोड क्या गिवन है हमें, गा गिवन है। अब इसको ना सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ फाइंड तो पता है पर फ्रेंड नहीं पता है। हमें फाइंड का पता है, फ्रेंड का नहीं पता। अब वो ऑप्शंस देखेंगे कि हमारी कंडीशन है कि ऑप्शन में ना गा होना चाहिए, ठीक है, पर गा के आप देख रहे हैं काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं हमारे पास। तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी जरिया नहीं है हमारे पास फ्रेंड के, क्योंकि फ्रेंड की कहीं भी बात नहीं करी गई है, तो हम मानेंगे कि ऑर्डर जो है इसमें जो है अरेंज सेम ऑर्डर में हमारा जो है कोड लगेंगे, यानी कि फाइंड का पहले पहले फाइंड है, तो गा भी पहले आएगा। और जो कि हमारा ऑप्शन बी हम देख सकते हैं कि इसमें गा पहले आ रहा है, तो हम इस ऑप्शन बी लिख के आ जाएंगे, क्योंकि और कोई चारा नहीं है हमारे पास, क्योंकि फाइन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन कहीं भी गिवन नहीं है। तो हमें ये एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि जो ये सेम ऑर्डर में रहेगा, ये जंबल नहीं है। अगर फाइंड ऊपर है तो नीचे हम गा ही लिखेंगे, पहले फाइंड आया तो पहले गा लिखेंगे, बाद में फ्रेंड आया तो बाद में फ्रेंड लिखेंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा गा सी एल। अब अगला देखते हैं हम अपना तीसरा क्वेश्चन, तीसरा हो गया हमारा। चौथा देखते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर हिडन प्लॉट इन द गिवन लैंग्वेज। ठीक है, फॉर हिडन प्लॉट, इसमें प्लॉट का हमें पता है डीएल है, सबसे पहले निकाल लिया था हमने। और किसका पता है हमें, फॉर का भी पता है, एफ एन है, और हिडन का भी हमें पता है ई टी है। बस मतलब कुछ करना ही नहीं, ठीक है, एफ एन ई टी डी एल ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हमने चारों कर लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं एक बार जल्दी से शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले इसको टेबल को लिखना है, जो जो इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले जो गिवन है इन्फॉर्मेशन उसी को तो एनालाइज करोगे, इसलिए सबसे पहले उसको एनालाइज करने के लिए लिख दीजिए, इस आमने सामने लिख दीजिए कि प्लॉट का मतलब ये कच 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 सब कुछ लिख दिया। फिर उसके बाद अब एनालाइज करना स्टार्ट करें कि कॉमन वर्ड्स ढूंढिए स्टेटमेंट्स में, कॉमन वर्ड, इसमें प्लॉट कॉमन था, इसमें प्लॉट कॉमन था, सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए, वरना उसको इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा।
ठीक है। अगर दो कॉमन थे जैसे फॉर प्लॉट और फॉर, यहाँ पे हिडन की जगह फॉर होता हमारा, तो हम इसमें देखते दो कौन से कॉमन है, दो इधर लिखते और फॉर प्लॉट इधर लिखते, इधर फॉर प्लॉट लिखते। अगर यहाँ हिडन की जगह प्लॉट होता हमारा तो दोनों में फॉर और प्लॉट कॉमन है, इसलिए प्लॉट और फॉर लिखते यहाँ पे और दोनों के कोड लिख देते, जो दो कोड दोनों में इधर कॉमन है। पर ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपली सॉल्व हो गया हमारा। ऐसे हमने इनको करते चले गए, जो हमने कोड पहचान लिए हैं, और आखिरी में जो कोड बच गए उनको एज इट इज हमने उतार दिया। उतारना सबको है, कुछ भी छोड़ के नहीं आना, इसको एनालाइज सभी इंफॉर्मेशन को करना है, क्योंकि बाद में आप देखेंगे सभी का कहीं ना कहीं यूज किया है। इस वाली का वैसे यूज, इसका भी यूज किया गया था, हाँ, मतलब हर चीज का यूज करा गया, कुछ भी वेस्ट नहीं थी आपकी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे दिन का आखिरी क्वेश्चन आया हमारे सामने, तो देखते हैं क्या कह रहा है। कि बेसिकली हमें ना ये चार स्टेटमेंट्स गिवन है और चार सेंटेंस गिवन है और उसके सामने एक अजीब सा कोड गिवन है, ठीक है। और अब फिर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे पहले था वैसे ही, पर इसमें थोड़ा अलग है, थोड़ा टिपिकल है ये। कैसे? क्योंकि देखिए पहले क्या था, हमने जो है देखा था कि जो फिक्टिशियस लैंग्वेज थी वो, और उसमें जो वर्ड्स कॉमन आ रहे थे, जबकि हम देखेंगे इन चारों में क्या कोई वर्ड्स कॉमन है। देखिए इसको, urban development loans the hero USA from people for thin paper neatly folded, एक भी वर्ड आपका कहीं पर भी कॉमन नहीं है, अर्थात ये फिक्टिशियस लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं हो सकता। पर इसको मतलब वैसे पुराना जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, कॉमन ले ला के जो है कॉमन को फाइंड आउट करके, वैसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें कुछ और ही फिक्स पैटर्न लग रहा है। अब हम देखते हैं क्या पैटर्न लग रहा होगा इसमें। तो इसमें क्या करना है, हमारे कोड में, इसमें पहले तो इस कोड को समझते हैं, कोड कैसा है हमारा। इसमें पहले सिंबल आ रहा है, फिर एक अल्फ़ाबेट आ रहा है, फिर नंबर आ रहा है। सब में ऐसे ही हो रहा है। हाँ, सब में ऐसे ही हो रहा है। एक बात तो हमने ये पहचान में आई हमारे, यानी इसमें कुछ डाउट सा हुआ। फिर आगे देखते हैं। अच्छा, ये नंबर क्या, अगर हम सिंबल्स की बात करें तो कहीं पे रिपीट इस वाले सेंटेंस में दो बार एट दे रहता है, एट द रेट को देखें, और एक बार एट दे रहता है। तो ये क्यों आया है ये समझते हैं। अगर अब हम देखें इसमें दो बार आने के लिए क्या वजह है, उसमें एक बार आने के लिए हो, तो हम देखेंगे कि इसमें दो लेटर्स में पहले पहले एफ आ रहा है। इसको ऐसे आइडेंटिफाई करना है, समझिए ना, कि पहले आपने ये समझ लिया कि ये तीन चीज़ों से मिलके बने हैं सारे कोड, कि एक सिंबल से बना है, बीच में अल्फ़ाबेट, और फिर तीसरे नंबर पे हमारा नंबर। और अब सभी कोड ऐसे हैं, फिर हम पहले उठाते हैं, अब मैं पहले कोड का पहला सिंबल उठाते हैं, फिर देखते हैं एट द रेट किस हिसाब से आया है। पहले में एक एट द रेट, दूसरे में दो एट द रेट, और फिर हमारा इसमें तो एक भी एट द रेट नहीं है, इसमें एक एट द रेट है। तो अब समझते हैं कि क्या क्या हमारे पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं इस बात के लिए। इसमें दो एट द रेट, हम देखें तो इसमें दो एफ भी आ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक एट द रेट, इसमें स्टार्टिंग में एक एफ आ रहा है, इसमें एक भी नहीं है, तो इसमें एक भी एफ नहीं आ रहा है। इसमें एक एफ है, इसमें भी एक एफ आ रहा है। तो ये पॉसिबल हो गया है हमारा ये, कि एट द रेट एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है पहले वर्ड को, यानी कि ये वाला कोड हमारा इसका है, और ये वाला कोड इसका, या फिर इन दोनों में से किसी एक का है, ठीक है। तो जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती जाए उसको लिखते चले जाइए, एट द रेट इज इक्वल टू एफ, ठीक है। अब हमें इसमें एक वाला एट द रेट को उठाइए, ये वाला एट द रेट है ना, तो इससे पता चल गया फोल्डेड का कोड ये है। तो हम बाकी भी आगे ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम अपने जो अल्फ़ाबेट को उठाते हैं, डी को। अब डी को देखें फोल्डेड में, तो आखिरी में डी आ रहा है। क्या ये हो सकता है कोड? हो सकता है वैसे तो, पर बाकी भी देखते हैं, कहीं और डी मिल रहा है हमें, यहाँ पे डी मिला, ठीक है। पर यहाँ पे किसी भी शब्द के आखिरी में डी नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें फोल्डेड में डी आ रहा है। अब इसमें देखते हैं हम, इसमें हमें दो एट द रेट मिले थे ना, फॉर और फ्रॉम। तो अब इसमें देखें एम आ रहा है,
और देखा हमने ये देखा था कि डी बीच में डी आ रहा है तो उसमें आखिर में डी आ रहा था, ठीक है। अब इसमें एम आ रहा है और आर आ रहा है, हमें पता है इन दोनों की कोड है, तो हम देखेंगे एक में आर आ रहा है एक में एम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है। अब आखिरी को देखें हम, इसको हमने पता लगा लिया था @ मतलब एफ होता है, तो इसमें हम देखें आखिर में @ आ रहा है, एफ आ रहा है और बीच में एस आ रहा है, आखिर में एस आ रहा है, ठीक है। बीच में एस आ रहा है तो आखिर में भी एस आ रहा है, तो हमें पता चल गया है कि जो बीच का लेटर है वो शब्द के आखिरी का लेटर होगा हमारे, यानी कि ए एस एस ओ, एस एस ए ओ, समझिए ना, हो गया हमारा सॉल्व कि ये बीच का अल्फ़ाबेट है, ये जो है आखिरी के अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, शब्द के आखिरी के अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एच है तो इसमें कहीं एच भी होगा हमारा, यहाँ पे ई होना चाहिए था, और ये हमारा लॉन्च डू होना चाहिए था, ई डी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, ई डी होना चाहिए था, ठीक है। तो अब हमने देखा ई ई, ठीक है। इसका मतलब पूरा एग्जैक्टली वर्ड लिखा करो, शॉर्ट में नहीं लिख देना लॉन्च का। अगर आपने लॉन्च लिख दिया तो बाद में जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पूरा का पूरा एग्जैक्टली लिखा करो। अब देखो ई आया है तो ई मतलब ये जो बीच का लेटर है ये हमारा आखिरी के लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में क्या है, ये नंबर का क्या मतलब हुआ। हमें ये पता है ये कोड है फोल्डेड का, है ना, क्योंकि ये @ मतलब एफ हमने अभी निकाल लिया था। तो डी का मतलब एफ होता है, तो 6 क्या होगा, इसमें 6 नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार तो हम देखें कि एफ का कोड भी हमारा जो है 6 होता है, ये भी पॉसिबल है। पर फिर तो हर जगह जहाँ पर भी वहाँ 6 आना चाहिए, तो नहीं ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ठीक है ना, क्योंकि हर जगह जहाँ भी @ वहाँ पहला अक्षर एफ होना चाहिए। पर 6 और क्या हो सकता है इसमें, इसमें देखें तो 3 4 5 6, ये जो है नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इसमें 6 है, तो ये आखिरी का रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। अर्थात ये जो सिंबल है ये एक पर्टिकुलर ये फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे सिंबल फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे जो मिडल का अल्फ़ाबेट है ये जो है आखिरी के अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बीच का और ये आखिरी का जो नंबर है ये नंबर ऑफ हमारे अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर मैं बोलता हूँ, सिंबल फर्स्ट अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा जो ये बीच का नंबर है, बीच का अल्फ़ाबेट है, ये आखिरी अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो नंबर लिखा है वो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जल्दी से ना पहले ये परसेंटेज इनका निकाल लेते हैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज को देखें, इसमें 1% है, इसमें भी 1% है, तो क्या होगा हमारा, इसमें यू नहीं आ रहा। अब कॉमन देखिए, पी पी दोनों में एक एक बार पी आ रहा है, यानी कि मतलब पी, ठीक है। अब ये ऐसे ही इसको देखिए, इस सिंबल को और इस वाले सिंबल को, तो इसमें यू और यू दोनों में बस एक एक बार यू आ रहा है और एक एक बार ही ये सिंबल आ रहा है। पहले लेटर में एक एक बार यू आ रहा है और एक एक बार सिंबल आ रहा है, तो ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यू को, ठीक है। अब अब जो है ना, इससे हो गया हमारा, ये हो गया, इस वाले सिंबल को भी देख लेते हैं, ठीक है। ये तो कहीं पर भी नहीं है, इसको भी देखें, ये भी कहीं पर नहीं है हमारा, इस दोनों को छोड़ दीजिए। तो आगे देखिए, @ हो गया हमारा, हैशटैग हो गया, @ हो गया, इस वाले सिंबल को देखिए, मल्टीप्लाई के सिंबल को, और इधर भी मल्टीप्लाई का सिंबल, दोनों जगह एक एक बार मल्टीप्लाई का सिंबल आया है, यानी कि एल, एल भी दोनों में एक एक बार आया है, तो फिर ये मल्टीप्लाई का सिंबल यानी एल हो गया हमारा। तो ना काटते भी चल जाइए। एंड का बचिए सिंबल, एंड भी इसमें एक एक बार ही आ रहा है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है हमारी। यहाँ पे इसमें ना एंड भी एक एक बार आ रहा है और हमारा मल्टीप्लाई भी एक एक बार आ रहा है, तो इस मल्टीप्लाई को भी हम अभी नहीं लिख पाएंगे, इसके साथ हमें एंड को लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, एंड फिर कॉमा एंड कॉमा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एक, ठीक है। तो दो इसमें दो दो कॉमन चीज़ें होंगी। अब देखें दो कॉमन है, डी डी भी तो कॉमन है हमारा, डी डी भी कॉमन है, और क्या कॉमन है इसमें,
एल और एल भी कॉमन है, तो लीजिए डी एल, ठीक है। इसको ऐसे हमने लिख दिया, और जहाँ जितना निकाल सकते हैं मैक्सिमम उसको निकाल दिया हमने। अब इसमें इसको भी देख लेते हैं, एंड भी हमारा सॉल्व हो गया। अब डॉलर के साइन का भी हमें मतलब निकलने के लिए आ रहा है। अब इसमें से देखिए, डी नहीं हो सकता डॉलर, एल नहीं हो सकता डॉलर, एफ नहीं हो सकता डॉलर, एच होगा इसका मतलब, डॉलर जो बच गया है एच, डॉलर का साइन का मतलब हो गया हमारा एच, तो ये डॉलर भी हमारा हो गया, ये भी एंड भी हो गया था। बस बच गए हमारे ये दोनों सिंबल बचे हैं, इन दोनों को भी हम इसी फॉर्म में लिख दीजिए। तो मैं लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जगह थोड़ी कम है, तो हम लिख देते हैं, इनको एक साथ ब्रैकेट में डाल के लिख दीजिए। क्या लिखेंगे इन दोनों को ब्रैकेट में? देखिए, ये एन भी हो सकते हैं और पी नहीं हो सकते हैं, टी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिंबल तो पहले से ही टेकन हो चुके हैं ये सारे अल्फ़ाबेट्स, तो बस टी बचा है हमारे पास और एन बचा है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए टी और एन, यानी कि हमारे इन दोनों में से कोई एक होगा। अब क्वेश्चन देखिए और देखते हैं ये क्या क्या कैसे सॉल्व होने हैं। पहले पीपल का पूछा है इन्होंने से, पीपल का कॉड पूछा है। पीपल के लिए पहले सबसे पहले ये लगाया हमने सिंबल, ये लगाया, और बाद में हमने कितने हैं ये काउंट कर लिए, 3 4 5 6, तो 6 लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। इसको चेक भी कर सकते हो आप, यहाँ पर भी पीपल है, यहाँ पर भी पीपल है, ये ऐसे भी हमारा चेक हो गया। अब कॉड पर, इस कॉड का हमें मतलब पूछा है कि ये कॉड गिवन है और ये किसको डिनोट कर रहा है हमारा। तो इसको अगर हम देखें, पहले तो मल्टीप्लाई का साइन है, यानी डी और एल में से कुछ एक आएगा, ठीक है, और ये 5 लेटर का है, आखिरी में ए आएगा, हमें ये गिवन है आखिरी में ए आएगा, और ये 5 लेटर का है। तो अब देखते हैं, क्या लाइक्स हो सकता है? नहीं, लाइक्स नहीं हो सकता, 5 लेटर का है पर आखिर में ऐसा आ रहा है। हीरो नहीं हो सकता, 45 नहीं हो सकता, ये धया, क्या धया हो सकता है? डी ए एच ए वाई ए, तो धया इसका आंसर हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, द कॉस्ट फॉर पेपर इज, अब पेपर का इन्होंने कॉस्ट पूछा है, तो चलो वैसे तो हम इसमें से भी चेक कर सकते थे, हम एक बार निकाल के देख लेते हैं। पी के लिए हमने ये लिखा, फिर हमने लिखा आखिरी नंबर आर, और फिर 3 4 5, तो फिर ये इसका आंसर हो गया हमारा, पेपर का कोड हो गया हमारा, जो परसेंटेज R5, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। क्या देखें, ए नहीं, ए ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो ई होगा, ई हमें नन ऑफ द अबव गिवन है, इसका आंसर ई होगा, नन ऑफ द अबव। जब भी आपको, आप ये देख लीजिए, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो यही है आंसर, फिर नन ऑफ, जब तक नन ऑफ द अबव है आपके पास, घबराइए मत, आपका आंसर सही होगा। फिर भी एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए, पेपर है 3 4 5, 5 से जो है लेटर्स है, इसमें स्टार्टिंग पी से हो रही है, यानी कि ये वाला सिंबल, आखिरी में आर आ रहा है, तो आर, ये आपका आंसर हो गया, नन ऑफ द अबव। ऐसे ही आपको जितने भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना इससे जुड़ी हुई, ये बहुत ही आसान होंगे, सिस्टमेटिक वे में लिखना, सारी इन्फॉर्मेशन को, पहले इन्फॉर्मेशन को उतारा, उसको एनालाइज करा, फिर क्वेश्चन को पढ़ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आ गई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। थैंक यू।